We're going across straight to Muzaffarpur where Narendra Modi is speaking live. Remember, he'll be joined on stage by Ram Vilas Paswan of the LJP. भाजपा के नेताओं को सुरक्षा मिले या न मिले, लेकिन बेगुनाह नागरिकों को क्यों मारा जा रहा है? आखिर मरने वाले भी तो मेरे ही बिहार के भाई बहन थे। लेकिन भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं, इस पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसी विचारधारा, ऐसे राजनेता, उनसे जल्दी जितनी देश को मुक्ति मिलेगी उतना ही देश का भला होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आज बिहार की जनता का एक और भी ऋण स्वीकार करना चाहता हूं। ये ऋण स्वीकार हमने गुजरात से एक आह्वान किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व में सबसे ऊंचा स्मारक बनाने का हमने निर्णय किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया था। देश की एकता के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमने किसानों से प्रार्थना की थी कि आपके खेत में जो औजार उपयोग में आया है, वो लोहे का एक आध औजार मुझे दे दीजिए। आप ही के खेत में उपयोग में आए हुए औजार से सरदार पटेल की स्टैच्यू बनेगी, ताकि देश की एकता का संदेश जाए, वो किसान पुत्र थे वो संदेश जाए, और हिंदुस्तान के कोने कोने की भागीदारी है वो संदेश जाए। मैं बिहार का आभारी हूं कि आपने गांव गांव इस भावना को पहुंचाया। हर गांव ने उत्साह और उमंग के साथ खेत में काम आए हुए औजार का लोहा हमें भेज दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो भव्य स्मारक होगा तो वहां बिहार की भी मौजूदगी होगी। और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, आज जब मैं मुजफ्फरपुर की धरती पर आया हूं, हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं, इसका कारण खुदराम बोस जैसे वीर सपूतों ने देश के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया था। देश की आजादी के जंग के सभी महापुरुषों को इस धरती पर से मैं नमन करता हूं। खुदराम बोस सदा सर्वदा देश की युवा पीढ़ी को त्याग और तपस्या की प्रेरणा देते रहेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू कभी यहां पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं की थी। भाइयों बहनों, श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस कभी इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे थे। मैं आज हम सबको, आप सबको प्रार्थना करता हूं कि हम सब परमात्मा को प्रार्थना करें कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब का स्वास्थ्य बहुत ही जल्द अच्छा हो और वे इस देश की सेवा में उनका अनुभव काम आए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि बिहार की धरती को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस साहब का स्वास्थ्य बहुत ही जल्दी अच्छा हो।
भाइयों बहनों, जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारी मैथिली भाषा को संविधान सूची में देकर के उसका गौरव किया था, उसका सम्मान बढ़ाया था। भाइयों बहनों, यह हुंकार रैली है। यह हुंकार किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह हुंकार हमारे अधिकारों के लिए आवाज है। यह हुंकार देश को बर्बाद करने वालों से बचाने के लिए है। यह हुंकार देश में राजनीतिक परिवर्तन की आशा आकांक्षाओं को लेकर के आया है। यह हुंकार बुराइयों से मुक्ति के लिए है। यह हुंकार अच्छाइयों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है। और इसलिए भाइयों बहनों, इसी हुंकार रैली से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब देश की राजनीतिक चित्र का हाल क्या है? भाइयों बहनों, मैं जहां भी जाता हूं, जिस किसी से मिलता हूं, मैं एक ही विषय की चर्चा करता हूं। मैं सबसे एक ही बात करता हूं और मैं लगातार कोशिश करता हूं, देश की समस्याओं के हल ढूंढने में लगा रहता हूं। मेरी प्राथमिकता है देश की समस्याओं का हल ढूंढना, और हमारे विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। वे लगे हैं, मोदी का हल ढूंढने में लगे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो संकुचित मानसिकता है, वो कभी भी देश का भला नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, बहुत तेजी से एनडीए का विस्तार हो रहा है। और मैं जब एनडीए बोलता हूं, तो मेरे सामने एनडीए के दो रूप हैं। एक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। और ये हमारा परिवार बढ़ रहा है। मैं रामविलास जी का, भाई चिराग का, उपेंद्र कुशवाहा जी का और उनके सभी साथियों का ये एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। ये शक्ति बढ़ने वाली है, ये रुकने वाला नहीं है मामला, ये बढ़ता ही चलेगा। और औरों की परेशानी भी उतनी ही बढ़ने वाली है। उनको तो परेशानी हो रही है कि भाजपा वाले, इनको तो हम बनिए ब्राह्मण की पार्टी कहते थे, और ये पिछड़ी जाति के लड़के को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। चौंक गए हैं, चौंक गए हैं। भाइयों बहनों, लिख करके रखिए, आने वाला दशक, 60 साल बीत चुके हैं मित्रों, आने वाला दशक हिंदुस्तान में दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, वंचितों के विकास का दशक होने वाला है। उनके हकों की रक्षा का दशक होने वाला है। ये मैं आज आपको मेरा इरादा साफ कर देता हूं। भाई, आपने वादे तो बहुत किए, लेकिन क्या कभी कोई वादा निभाया है? क्या कभी गरीबों की परवाह की है? भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस ने कभी कोई वादा निभाया है? ये थर्ड फ्रंट वालों ने कभी किसी का भला किया है? ये 1 साल पहले थर्ड फ्रंट वाले कहीं नजर आते थे? 6 महीने पहले नजर आते थे? जब चुनाव का बिगुल बजता है, तभी ये जागते हैं, फिर 5 साल सो जाते हैं। ये
चुनावी खिलाड़ी चुनाव का माहौल तो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन देश का कभी भला नहीं कर सकते भाइयों। और इसलिए चाहे कांग्रेस हो और ये थर्ड फ्रंट हो, ये आखिर थर्ड फ्रंट है क्या? उसमें से अधिकतर पार्टियां वो हैं जिन्होंने कांग्रेस को बचाने का काम किया है। कभी वो कांग्रेस के लालच में फंस करके काम करते हैं, कभी सीबीआई के चाबुक से डर करके काम करते हैं। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में हिपोक्रेसी नहीं चलती है। मैं रामविलास जी के लिए कहना चाहता हूं, आज वो एनडीए छोड़ करके गए थे, विरोध की घोषणा करके गए थे, लेकिन उसके बाद कभी भी मिलना हुआ, कहीं पर भी मिलना हुआ तो प्यार से मिले हैं। और अगर अखबार वालों ने फोटो निकाली तो वो डरे नहीं है, कोई हिपोक्रेसी नहीं की, अखबार के सामने हाथ से हाथ मिला करके फोटो निकालने की हिम्मत रामविलास जी हमेशा करते थे। वरना मैंने ऐसे नेता देखे हैं कि कमरे में तो बड़े प्यार से बातें करते हैं, भोजन के टेबल पर भी बैठते हैं, लेकिन अगर पब्लिक में हाथ मिलाना है तो पसीना छूट जाता है। लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, ये लोकतंत्र का स्वभाव भी है, लेकिन लोकतंत्र में हिपोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं होती है मित्रों। जनता गलतियों को माफ करती है, लेकिन जनता कभी भी हिपोक्रेसी को माफ नहीं करती है। भाइयों बहनों, मेरा बहुत सालों पहले मधुबनी जिले के एक सज्जन से काफी अच्छा परिचय हुआ था, और वो इतने मीठी भाषा बोलते थे, मुझे इतना मजा आता था सुनना है। मैथिली इतनी मीठी भाषा बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता था। भाइयों बहनों, एक तरफ इतनी बढ़िया मीठी भाषा, और मीठे लोग ही मीठी भाषा बोल सकते हैं, कड़वे लोग मीठी भाषा नहीं बोल सकते। लेकिन भाइयों बहनों, ये हमारा चंपारण, जो कभी देश की चीनी का कटोरा माना जाता था, यहां पर चीनी के कारखाने चलते थे, ऐसी तो क्या हाल हो गई कि देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। भाइयों बहनों, मेरे गन्ने का किसान परेशान है। आज स्थिति को नहीं बदला जा सकता क्या? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? भाइयों बहनों, ये जो बर्बादी करने वाले लोग हैं, इनको सामान्य लोगों की परवाह नहीं है। आप कहिए भाइयों बहनों, आज भी जिस बिहार में भगवान बुद्ध और महावीर का स्मरण होता है, जयप्रकाश नारायण तक के इतने महापुरुषों की भूमि रही है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं माताओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्या हमें पीड़ा नहीं होती है कि आज भी हमारे देश पे करोड़ों करोड़ों माताओं को खुले में शौचालय के लिए जाना पड़ता है? दिन के उजालों में हमारी मां बहनें शौचालय तक नहीं जा सकती है, रात के अंधेरे का इंतजार करती है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए एक रास्तों के चतुष्कर की कल्पना दी थी, और सौराष्ट्र से सिलचर तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने का काम प्रारंभ किया था। वही रास्ता यहां से गुजरता है।
भाइयों बहनों, अगर 2004 में अटल जी की सरकार बनी होती, मैं भाइयों बहनों दावे से कहता हूं, ये सौराष्ट्र से सिलचर वाया बिहार तेज गति से गाड़ियां दौड़ती बिजनेस चलता, कितना बड़ा काम होता। लेकिन वो अनेक राज्यों के किनारे पर मरा पड़ा है। ये हमारे नंद कुमार जी जब थे तो उन्होंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन फिर ठप हो गया है। लेकिन और राज्यों में तो दिल्ली की सरकार ने इसको रोक करके बैठे हुए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास के प्रति कितनी उदासीनता राज्य की और दिल्ली की सरकार की है, इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता रहता हूं। भाइयों बहनों, आतंकवाद इस देश को तबाह कर रहा है और हम इस बात के हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद ये मानवता का विरोधी है। नेपाल की सीमा आज संकट का कारण बनी हुई है और भाइयों बहनों, आतंकवादियों को छिपने के लिए अब लगता है बिहार उनको स्वर्ग भूमि लगने लगी है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार की वोट बैंक की राजनीति आतंकवादियों के प्रति कठोर रवैया बरतने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आतंकवाद के प्रति नरमी वो पूरे देश को तबाह कर देगी और उसके खिलाफ राजनीतिक आटा विचारधारा बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए। सत्ता सुख के सपने आड़े नहीं आने चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए देश में एक स्वर होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके होना चाहिए। तभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, तभी सामान्य मानवी को सुरक्षा का एहसास हो सकता है।